हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि जो लोग पहले से अपने स्ट्रैटेजी को बनाकर उस पर आगे बढ़ रहे हैं उनको अपने स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाए हैं और बिल्कुल भी बिना किसी प्लानिंग के आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं एक विकल्प दिया था कि वो मेरी स्ट्रैटेजी पर चल सकते हैं और मेरे बताए हुए रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं और इस साल के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने का निर्देश दिया था। तो इस आधार पर आज से आपको हिस्ट्री पढ़ना था, लेकिन दरअसल आज तो अब पूरा दिन बीत ही गया। तो अब आपका जो ये पूरा स्ट्रैटेजी है वो मैं कल के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, यानी कि अब आपके पास केवल 139 डेज बचा हुआ है, यानी कि सिर्फ 139 दिन है आपके पास। और इसमें आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए जितना भी रिक्वायर्ड पोर्शन है उसको कवर करना है। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो स्टार्टिंग आपको हिस्ट्री से करनी है और हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है, यानी कि 20 ही दिन में आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करना है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर सवाल है कि किसको पढ़ा जाए, किसको छोड़ा जाए। देखिए, यहाँ पर आप ये जान लें कि हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और कल्चर, ये 4 पोर्शन आता है। तो इसमें से एंशिएंट और मिडाइवल को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल ये मिल के 3 से 4 क्वेश्चन कवर करता है। बाकी 15 टोटल क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा जाता है, मॉडर्न और कल्चर मिला के। यानी मॉडर्न और कल्चर को अगर आप देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन कवर होगा और 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट, मिडाइवल से कवर होगा। तो यहाँ पर सवाल है कि सबसे पहले अगर करने की जरूरत हो तो सबसे पहले आप किसको करेंगे, मॉडर्न और कल्चर को। यहाँ पर अगर आप इन दोनों को करने के बाद समय बच जाता है आपका, तो हम लोग सबसे पहले एंशिएंट को कवर कर लेंगे। लेकिन यदि समय नहीं बच पाता है तो कम से कम हम लोग मॉडर्न और कल्चर को कवर कर लेंगे, जिससे कि 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इस तरह से हर सब्जेक्ट का जब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा तो 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आप बिल्कुल सही बना सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत उस जगह पर करनी चाहिए जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की संभावना हो, ना कि उस जगह पर जहां से मेहनत भी किया जाए और क्वेश्चन आने की संभावना भी कम हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी मैं आपको हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका मैं पूरा एक रोड मैप आपको दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप जान लें कि आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी कि 30 जनवरी से आपको अपने पढ़ाई को, हिस्ट्री को आगे बढ़ाना है और 13 फरवरी तक आपका ये स्ट्रैटेजी चलेगा। यानी कि 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक के बीच में जो ये 15 दिन है, इन 15 दिनों में आपको अपना मॉडर्न कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो 5 दिन बचेगा उसमें आपको अपना कल्चर कंप्लीट करना है। यानी कि आपको मॉडर्न और कल्चर मिला के टोटल 20 दिन देना है, जिसमें से 15 दिन मॉडर्न पे देना है, 5 दिन कल्चर पे देना है। इस बीच आपको अपने मॉडर्न को पूरी तरह से चाट जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपना जो सोना है उसको कम कर दीजिएगा और मेहनत करने की रफ्तार को 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। और जब आप एक बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो बाद का जो 4 महीने हैं, अभी का जो आप मेहनत किए हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि बाद में आप और ज़्यादा 10 गुने रफ्तार से आगे काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस साल आपका फाइनल यूपीएससी सिलेक्शन हो जाए। तो अभी अब रेस्ट ना करें, क्योंकि जब मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि कितना कम समय आपके पास है। ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको 4 महीने लगेगा कि 4 महीने, 4.5 महीने है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। अगर अभी मैं आपको 20 दिन बता रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप पढ़ने लेंगे तो आपको लगेगा कि कितना कम समय है, कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन होगा, क्योंकि हर चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री है उसमें आपको मैं बता दूं कि टोटल 15 दिन आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री पर है। 15 कल से आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें, हालांकि आज से जो कर दिए होंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है उसको मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए, यहाँ पर इंपॉर्टेंस के आधार पर ये मैं पार्ट बांटा हूँ। जो पार्ट ए में जिस भी चैप्टर का मैं नाम आपको बताऊंगा उससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बी है और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट सी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है क्वेश्चन जब आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो पार्ट सी से सबसे ज़्यादा है। तो आप पार्ट सी को ही सबसे ज़्यादा समय दें और सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करें। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आपको पता ही कि जो भी भारत में यूरोपीय आए, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे और यहाँ से व्यापार करना शुरू किए। और बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा होता था जब यहाँ के सामान को ले जाकर
जब वो यूरोप में भेजते थे। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच। ये डच नीदरलैंड या हॉलैंड एक देश है, उसी के निवासी को डच बोलते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश यानी कि डेनमार्क जो देश है उसके निवासी को डेनिश बोलते हैं, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये इन सारे यूरोपियों का आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट्स जान के रखना है कि ये सब इनकी क्या विशेषता थी, क्या सब ये भारत में दिए, अगर कोई युद्ध लड़े तो क्या सब हुआ। तो इनसे संबंधित सारी चीज़ों को आपको इसमें कवर करना है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार। देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेज फाइनली क्या हुआ कि जो भी यूरोपीय थे अंग्रेज के अलावा, तो अंग्रेज उनसे उन लोगों का युद्ध हुआ और उन सारे को अंग्रेज यहाँ से मार के भगा दिए। फाइनली अंग्रेज का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हो गया। धीरे धीरे वो यहाँ के शासक जो थे उनसे भी उनका युद्ध हुआ, जैसे कि 1757 का जो है पलासी का युद्ध या फिर 1764 के बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध के बाद वो भारत में अपना पांव पूरी तरह से जमा लिया। तो भारत में अपना पांव जमाने के बाद जिन जिन क्षेत्रों को वो जीत कर अपने में मिलाया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जिन सब क्षेत्रों को जीत कर मिलाया, जैसे कि मान लीजिए बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, तो इन्हीं 5 क्षेत्र पर आप विशेषकर फोकस करें। अगर आपकी बुक में इससे ज़्यादा भी कुछ दिया है तो उसको तत्काल आप इग्नोर कर सकते हैं। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध, इन 5 क्षेत्रों को वो जीत कर अपने राज्य में मिलाया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकंड चैप्टर यही था, अंग्रेजों का भारत में विस्तार। इस तरह से आप देखें कि सबसे पहले बहुत सारा यूरोपीय भारत आया, सबका उद्देश्य था भारत से व्यापार करना, और फाइनली जो है आपस में इन सब में युद्ध भी होता था। तो अंग्रेज जो है 1759 के बेदारा के युद्ध में डच को यहाँ से मार के भगाया, फिर 1760 के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को यहाँ से मार के भगा दिया। फाइनली यहाँ पर वो जम गया, फिर यहाँ के शासक से उसका युद्ध होने लगा, और धीरे धीरे 1757 और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद यहाँ वो अपना पांव जमाया। फिर कोई भारत का ऐसा मजबूत शासक नहीं बचा जो अंग्रेज को चुनौती दे सके, और यहाँ पर पूरी तरह से वो स्थापित हो गया। तो किन किन क्षेत्रों को जीत कर मिलाया ये आप सेकेंड चैप्टर में देख लिए। उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ पर आकर बस गए तो वो अपना तरह तरह का पॉलिसी अप्लाई किया, यानी कि तरह तरह की नीतियों को अपनाया, जिसमें आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक या धार्मिक नीति और शिक्षा नीति, ये 4 नीति को आपको फोकस करना है। जिसमें आर्थिक नीति जो है उसमें यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, यानी कि जमींदारी प्रथा को लागू किया, या रैयतवारी, महलवारी व्यवस्था, ये सब लागू किया। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नीतियों को लगाया जिससे धन का बहिर्गमन होने लगा, यहाँ से धन की निकासी होने लगी, या यहाँ पर रेलवे का विकास किया, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था उसका। तो ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो कि फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, क्यों किया, कैसे किया, क्या सब हुआ। लेकिन यहाँ पे कब हुआ, क्या किया, क्यों किया, इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। या फिर मान लीजिए कोई कमीशन गठित किया गया, या रेलवे से जुड़ा हुआ कोई आयोग या कमीशन हुआ, तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद मान लीजिए उद्योग का पतन हुआ, तो जैसे कि 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। तो इन सब चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पास जो भी बुक हो उस बुक में ये सब चैप्टर में ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर कृषि का जो है व्यवसायीकरण किया गया, तो इन सब चीज़ों को संक्षिप्त में आप बस देख लें, कितना % क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त कौन किया, किसके द्वारा किया गया। तो ये सब सारी चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से प्रशासनिक नीति जो उसकी थी उसमें सिविल सेवा का गठन किया गया, तो उससे संबंधित जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक नीति था यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह, या फिर मान लीजिए दास प्रथा का अंत किया गया, या समाज में जो परिवर्तन किया गया, तो उनसे संबंधित चीज़ों को आपको यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नीति में देखना होगा। और शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षा से संबंधित जो भी यहाँ पर आयोग का गठन हुआ, या जो भी बदलाव किया गया, जो भी कोई एक्ट वैक्ट नियम लाया, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से आप 3 चैप्टर आपका हो गया, भारत में यूरोपियों का आगमन, जो भी यूरोपीय आए, फाइनली अंग्रेज बस गया, तो अंग्रेजों का भारत में विस्तार, किस किस क्षेत्र को जीतकर मिलाया, और अंग्रेजों की क्या नीति रही, जिसमें आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति और शैक्षणिक शिक्षा पर जो भी नीति था वो। तो ये 3 चैप्टर आपको ए पार्ट में है, यानी कि पार्ट ए में। तो ये आपको बहुत कम समय देके ओवरव्यू बस लेना है और तेज़ी से आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट यानी कि पार्ट बी। इस पार्ट बी में 3 चैप्टर फिर से,
सबसे पहला चैप्टर 1857 का विद्रोह, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई, तो उससे संबंधित सारी चीज़ों को, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको याद रखना होगा, याद रखने वाली चीज़ें, जैसे कि किस किस क्षेत्र में कौन नेतृत्व किया या क्यों हुआ ये 1857 की क्रांति, या उस क्रांति में उस क्रांति से संबंधित जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो भी थोड़ा बहुत कोई घटनाक्रम है। यहाँ पर आप जान लें कि ईस्वी वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं है, यूपीएससी में डेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं रखता है, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत काम पड़ जाता है, लेकिन कोई जो बदलाव हुआ है, कोई जो घटनाक्रम घटा है, तो उन चीज़ों को आपको फोकस करके चलना होगा। तो 1857 की क्रांति यानी कि 1857 का विद्रोह वाला चैप्टर आपको चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर 1857 के पूर्व में भी बहुत सारी क्रांतियां हुई थी और 1857 के बाद में भी बहुत सारी क्रांतियां हुई, और इसमें किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन भी था। तो इनको आपको पढ़ना होगा। अगर आपके बुक में उसी चैप्टर में ये दे दिया है तो आप इसको उसी चैप्टर में पढ़ लें। बस आपको मैं टॉपिक से अवगत करा रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको कवर करना है। यानी कि 1857 की क्रांति के पहले और 1857 की क्रांति के बाद जितना भी विद्रोह हुआ था उन सब को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए सन्यासी विद्रोह है, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सब विद्रोह हुआ था, तो ये सब मान लीजिए कुछ इसमें किसान आंदोलन है। फिर इसके अलावा कुछ जनजातीय आंदोलन भी हुआ था, जैसे कि संथाल आंदोलन, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह, तो ये सब विद्रोह जनजातीय विद्रोह था जो कि 1857 के पहले और बाद में हुआ है। तो एक तो मेन 1857 की क्रांति हो गई, और अगला चैप्टर था जो 1857 की क्रांति के पहले और बाद में जो सब क्रांति हुई, जो सब विद्रोह हुआ, उससे संबंधित चीजें। उसके बाद जो इस पार्ट बी में छठा चैप्टर है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप ये बात जान लें कि जितना भी आप चैप्टर देख रहे हैं ये एक क्रम में ही है, सीक्वेंस में है, पहली चीजों के बाद दूसरी चीजें हुई, दूसरी चीजों के बाद तीसरी चीजें हुई, लेकिन इसको मैं पार्ट वाइज इसलिए किया ताकि आप उस पर ज़्यादा टाइम दे सकें, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट समझें। तो जो छठा चैप्टर है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें जितना भी मान लीजिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज या यंग बंगाल, युवा बंगाल या थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब जितनी भी चीज़ों की स्थापना हुई या उनसे संबंधित जो थोड़ा बहुत ईस्वी है और जो भी उनके संस्थापक हैं उनसे संबंधित चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। तो आपको जो इससे संबंधित फैक्ट्स है उसको आपको याद रख लेना है। तो इस तरह से 6 चैप्टर आप देखें, और जो पार्ट सी है उसमें है तो सिर्फ एक चैप्टर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और आप जान लें कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इसी पार्ट सी से आता है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो ये चैप्टर है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आपको सबसे ज़्यादा समय इसी चैप्टर पर देना है। तो आप जान लें कि कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसी समय से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। तो इसके बाद जितना भी घटनाक्रम घटा है उन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको 3 चरण में बांटा जाता है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण या और क्रांतिकारी चरण और गांधीवादी चरण। तो उदारवादी चरण जो सबसे पहला चरण है वो 1885 से 1905, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो वहाँ से लेकर 1885 से 1905 तक का जो समय है, ये जो 20 साल है वो उदारवादी चरण है। उसके बाद उग्रवादी चरण 1905 से 1916, यानी कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए उस समय तक का जो समय है उसको उग्रवादी और क्रांतिकारी चरण बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट है गांधी जी के आने के बाद वो है गांधीवादी चरण। तो यानी कि ये जो तीनों चरण है इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो इससे संबंधित चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बहुत सारी घटनाओं में मान लीजिए उदारवादी चरण जो भी है, तो जो ये उदारवादी चरण है उसमें मान लीजिए जो भी उदारवादी लोग थे वो बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते थे अंग्रेजों पर, और बहुत समझौता परक थे, बहुत समझौता करके अंग्रेजों से बात मनवाने की कोशिश करते थे। इन्हीं चीज़ों से नाराज होकर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जो कि ये कहने लगे कि उदारवादी लोग सिर्फ याचना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उस पर दबाव नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसी में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो कि थोड़ा उग्र हुए, तो वो उग्रवादी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल ये सब थे उग्रवादी चरण के, तो वो थोड़ा सा उग्रता के साथ अपना विरोध प्रकट किए, लेकिन गोलीबारी वो नहीं किए, यानी कि गोली बंदूक का सहारा वो नहीं लिए। उग्रवादी और क्रांतिकारी में यही फर्क है। तो इसी समय मान लीजिए क्रांतिकारी चरण जो है वो 2 पार्ट में हुआ, एक शुरुआत में हुआ और एक बाद में हुआ था। तो क्रांतिकारी चरण में जो भी व्यक्ति थे शामिल वो गोली बंदूक का सहारा लेना चाह रहे थे, और जो उग्रवादी थे वो सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश करते थे, धरना प्रदर्शन जुलूस ये सब निकालते थे। तो ये जो 3 चरण है इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं इस चैप्टर में, जैसे कि मान लीजिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1907 में कांग्रेस
में विभाजन हुआ, यानी कि सूरत में कांग्रेस का विभाजन में कांग्रेस की में फूट पड़ी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन 1920-22 में शुरू हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और 2 साल पहले गठित कर दिया था, इस वजह से भारतीय बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका। इसी के बाद लाला लाजपत राय पर जो है लाठी चलाया गया, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर मान लीजिए इसी के बाद दांडी मार्च महात्मा गांधी किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 1930 ईस्वी में, इससे ठीक पहले नेहरू रिपोर्ट आया था, उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 32 के बीच, 3 गोलमेज सम्मेलन। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा था अंग्रेज की भारतीय सैनिक भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो, इस वजह से वो भारतीय नेता को रिझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन भारतीय जो भी नेता थे वो अपना कुछ इनकी मांग थी, लेकिन वो मांग पूरा नहीं कर रहा था, इस वजह से भारतीय अपने सेना को नहीं भेजना चाह रहे थे अंग्रेजों के साथ। इसी वजह से जो है अगस्त प्रस्ताव एक लाया गया लिनलिथगो के द्वारा, उसमें भारतीयों को रिझाने की कोशिश की गई 1940 में। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो लिनलिथगो उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था, तो वो भारतीय को रिझाने के लिए एक अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में। भारतीय उससे भी खुश नहीं हुआ, उससे भी भारतीयों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। इसके बाद जबरदस्ती जो है वो एक तरह से घोषित कर दिया कि भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। इसी वजह से ये दुनिया को बताने के लिए कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, महात्मा गांधी थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करवाए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारतीय को रिझाने के लिए ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा गया कि भारतीय भी युद्ध में शामिल हो, लेकिन उसके बाद भी भारतीय शामिल नहीं होने की कोशिश किया, नहीं शामिल हुआ, क्योंकि भारतीयों की जो मांग थी वो मांग वो पूरा नहीं कर रहा था, सिर्फ एक तरह से चकमा देने की कोशिश कर रहा था वो। तो क्रिप्स मिशन भी एक तरह से फेल हो गया 1942 में। उसके बाद जब कोई उपाय नहीं बचा तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू किए, और उसके बाद तब फाइनली कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान देश में बना, और फाइनली 1947 के आसपास माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो ये इतनी सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में कवर करना है, 7वें चैप्टर में। तो आप समझ लें कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप ये बात जान लें कि शुरू का जो फर्स्ट पार्ट ए है उस पर आपको सबसे कम समय देना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। पार्ट बी है वहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना है, और पार्ट सी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा समय देना है, और ज़्यादा ही नहीं बल्कि अगर कुछ और समय इधर उधर से लेना पड़े, कोई और काम कर रहे हैं तो आप उस काम को बंद कर दें, इस पार्ट को ज़रूर आपको पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से पूरा हिस्ट्री आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में आपको कवर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा का पूरा हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, जो मैं बताया और जिस तरीके से बताया, और आप सोएंगे नहीं। मतलब सोना है आपको पूरा 6 घंटे नहीं बल्कि आप 8 घंटे सो लें, लेकिन फालतू का काम नहीं करना है, इधर उधर समय नहीं बर्बाद करना है, और सही तरीके से काम कीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 13 फरवरी को जब मैं शाम में आपसे बात करूंगा तो उस समय आपका हिस्ट्री पूरा होना चाहिए। आप जान लें कि अगर मेरे रोड मैप के हिसाब से आप चलते हैं तो आप पछताएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। आप अगर अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप चलते हैं तो आप नहीं पछताएंगे। फिर जब मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कल्चर से संबंधित चीज़ों को उससे संबंधित वीडियो में अपलोड करूँगा, और फिर 5 दिन में किस तरह से आप कल्चर कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो 20 दिन आपके पास समय है, इस बीच मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।